हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, हमारी यूनिट नंबर 6। ठीक है, तो पहला लेक्चर आप सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक पहला लेक्चर नहीं पढ़ा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले लेक्चर पढ़ेंगे। ओके, देन उसके बाद ये। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे, कल आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में 4 पार्ट थे हमारे, 4 स्टेप करेंगे। तो 2 स्टेप हम पढ़ चुके थे। पहला स्टेप तो था हमारा क्रशिंग एंड ग्रेनिंग, दूसरा स्टेप था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसमें हमने मेथड्स पढ़ लिए थे कि किन किन मेटल्स के लिए हम कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आज उससे अगला हमारा तीसरा है। तीसरा स्टेप कौन सा था हमारा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। कि अब हम क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्शन करेंगे हमारे क्रूड मेटल की कंसंट्रेटेड ओर से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर तो हमने कर ली थी कल। ठीक है, अब उस जो कंसंट्रेटेड ओर है वहां से हम मेटल को बाहर निकालेंगे। ठीक है, क्रूड मेटल मतलब कि हमारा जो कच्चा मेटल है अभी वो। ओके, तो उसके अंदर अब हमारे 2 स्टेप है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप? पहला है कि कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, कि जो हमारे पास जो ओर है ना, और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मेटल के ऑक्साइड में। इट मीन हमारे पास लगभग जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, वो हमें या कार्बोनेट ओर में मिलते हैं, या सल्फाइड ओर में, या फिर हाइड्रेटेड फॉर्म में। हमें उनको कन्वर्ट करना होता है किसमें? ऑक्साइड फॉर्म में, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को निकालना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, इसलिए तो हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, या और फिर उसके बाद क्या करेंगे? रिडक्शन और इलेक्ट्रोनेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल। फिर मेटल ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट किया, उसके बाद क्या करेंगे? उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को हटाएंगे। जब ऑक्सीजन को हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा मेटल मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो पहले हम करेंगे और को कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में, दैट इज डी इलेक्ट्रोनेशन। ओके, और रिडक्शन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेशन। देखो, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, इट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? डी इलेक्ट्रोनेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, अब देखो, अब हम पहला स्टेप पढ़ते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। इट मींस हमने जो हमारे पास ओर है ना, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास 2 प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही आसान सी है। जिसका पहला नाम हमारे पास कैल्सिनेशन और दूसरी हमारे पास रोस्टिंग। ओके, सारे बच्चे बोलेंगे बताओ पहली प्रोसेस कौन सी? कैल्सिनेशन। दूसरी कौन सी? रोस्टिंग। क्या करवाएंगे इनसे हम ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाएंगे। ओके, तो देखो दोनों बिल्कुल आसान है। देखो, इस प्रोसेस में हम क्या करवाएंगे? इन दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, भाई इस प्रोसेस में हम ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हीट करेंगे स्ट्रांगली, लेकिन इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे नीचे। ठीक है, यानी कि मेटल ही पिघल जाए। ठीक है, इतना हीट करेंगे कि ताकि बस मेल्ट ना हो पाए। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइदर इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्या कहा कि एयर की क्या अब्सेंस, एयर की अब्सेंस हो सकती है, या बस थोड़ी बहुत ही एयर हो। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भैया कैल्सिनेशन जो प्रोसेस करवाएंगे उसमें क्या करवाएंगे? उसमें मेटल की ओर को हीट करवाएंगे, स्ट्रांगली हीट करवाएंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, और इन द अब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। हो गया इतना यार, बस। दूसरा देखो, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करेंगे? सेम प्रोसेस ही है, बस क्या फर्क है? देखो, इन द एक्सेस ऑफ एयर, इन द एक्सेस ऑफ एयर। सेम ये लिखना है कि भैया रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इतना स्ट्रांगली हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या इन द एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, तो 2 बातें आ गई कि भैया कैल्सिनेशन करवाएंगे, रोस्टिंग करवाएंगे। कैल्सिनेशन के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ एयर या बस थोड़ी बहुत एयर, और रोस्टिंग भैया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, फिर दूसरी बात, जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है ना हमारे पास, ये हम करवाते हैं हमारे कार्बोनेट्स ओर के लिए। ठीक है, कौन सी ओर्स के लिए करवाते हैं हम ये प्रोसेस? हमारी कार्बोनेट ओर के लिए। ओके, या हाइड्रेटेड जो फॉर्म में होते हैं, या ऐसे और जो हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, इट मीन जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, मेनली कार्बोनेट और या हाइड्रेटेड ओर के लिए। और जो रोस्टिंग हमारी प्रोसेस होती है ना, ये प्रोसेस हम करवाते हैं हमारे मेनली सल्फाइड्स ओर के लिए। कौन से ओर्स के लिए? सल्फाइड्स ओर के लिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कार्बोनेट्स ओर के लिए कौन सी प्रोसेस करवाएंगे? तो कौन सी करवाएंगे? कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर के लिए कौन सी? रोस्टिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कि देखो, आप लोग इस प्रकार से भी याद कर लें कि कैल्सिनेशन का पहला अक्षर सी और कार्बोनेट और का पहला अक्षर सी। ओके,
कैल्सिनेशन कार्बोनेट मेनली कार्बोनेट के लिए होती है, हाइड्रेटेड भी याद रख लेंगे इसमें। इसके अंदर आर और एस एक साथ आते हैं, आर एस है ना, आप ये भी याद रख सकते, आर एस अग्रवाल है ना, आपकी एक मैथ की बुक का नाम होता है। तो आर और एस साथ आते हैं तो आर एस, इट मीन रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड्स के लिए, और सी से सी मीन्स कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट्स और के लिए। ओके, फिर देखो एयर का इस प्रकार से याद कर लो कि देखो सी और आर में पहले कौन आता है, पहले सी आता है, सही ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, सी आता है। तो भैया पहले आओगे ना तो हवा नहीं देंगे, ठीक है, और बाद में आओगे तो हवा देंगे। इट मीन्स पहले आओगे तो हवा की क्या रहेगी, एब्सेंस रहेगी, एयर की, ऑक्सीजन की, और बाद में आओगे मीन्स आर बाद में आएगा, बाद में आएगा तो हवा देंगे, मीन्स प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, हो जाएगा यार सभी के, वेरी गुड। देखो मैं एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास CaCO3 है, कार्बोनेट और है, जिसके पीछे CO3 लग जाए मीन्स कार्बोनेट और। ओके, हम कार्बोनेट और को गर्म करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीटिंग करेंगे बिलो इट से मेल्टिंग पॉइंट, तो जो हमारा और है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल के ऑक्साइड में। क्या मिलेगा, CaO और CO2 बाहर गैस है। तो इसी प्रकार से ZnCO3 जिंक कार्बोनेट हीट करेंगे, क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मिल गया ना, ठीक है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग इसलिए करवाएगी ताकि हमें क्या मिले, मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा मीन्स ऑक्सीजन साथ में लगे। ओके, CO2 बाहर। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई हाइड्रेटेड और है, जैसे कि बॉक्साइट और Al2O3.2H2 हीट करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर और क्या बचा, Al2O3 ऑक्साइड बच गए, ठीक है। इसी प्रकार से रोस्टिंग का एग्जांपल देखें हम, जैसे कि सल्फाइड और मीन जिनके साथ सल्फर लगे, जिंक सल्फाइड, PbS, लेड सल्फाइड और PbS का जो और का जो नाम है वो क्या है, गलेना, गलेनस का जिंक ब्लेंड, याद है ना, याद कर लियो सारी। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इन द एक्सेस ऑफ एयर मींस इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो प्लस में O2 प्लस में O2, और फिर क्या करेंगे, इनको हीट करेंगे, क्या मिलेगा, ZnO, मेटल का ऑक्साइड मिला, क्या मिला, PbO, क्या मिला, मेटल का ऑक्साइड मिला, SO2 बाहर। ओके, तो जब हम ये करवाते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग, तो इसमें क्या होता है, मॉइस्चर इज रिमूव, मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है, जो इंप्योरिटीज होती है, नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज आर रिमूव, जो इंप्योरिटीज है वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। और जो ये प्रोसेस हम करवाते हैं वो हमें रिवर्बरेटरी फर्नेस में करवाते हैं, ठीक है। फर्नेस एक भट्टी टाइप में हमारा एक अपरेटस होता है, उसके अंदर करवाते हैं। ओके, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, क्या होता है कि वहां पे ना एयर वेंट्स होते हैं, ठीक है। वेंट्स से समझ लो मीन्स जैसे कि जरोखे टाइप में, तो वो क्या होता है कि यदि कैल्सिनेशन करवाते हैं ना तो उन वेंट्स को हम बंद कर देते हैं, और यदि रोस्टिंग करवाते हैं तो उन वेंट्स को हम ओपन कर देते हैं। एक वर्ड हमारे पास फ्लक्स, कि फ्लक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो जब हमने हमारी प्रोसेस करवाई रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ अर्थी इम्प्योरिटीज ऐसी भी रह गई मीन्स जो मेल्ट नहीं हो पाए, ठीक है, जिनको हम सेपरेट आउट नहीं कर पाए। तो हम क्या करेंगे, हम उनके अंदर ना फ्लक्स डालेंगे, क्या डालेंगे, फ्लक्स। तो फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकली कंबाइन हो जाता है, किसके साथ, गैंग के साथ, गैंग मतलब अर्थ इम्प्योरिटीज, ठीक है, उनके साथ मिक्स करके क्या करेगा, टू फॉर्म एन इजीली फ्यूजिबल मटेरियल कॉल्ड स्लैग, और उनके साथ फॉर्मेशन करके एक अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, एक अलग मटेरियल की फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लैग, ठीक है। और जो स्लैग होता है ये क्या होता है कि फ्यूजिबल मटेरियल होता है, ठीक है। तो जब हम फ्लक्स को गैंग के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्लैग, और स्लैग एक कैसा मटेरियल है, फ्यूजिबल मटेरियल। ओके, तो फिर ये क्या होगा, ये फर्नेस के अंदर मेल्ट हो जाएगा, और इसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट, ठीक है। फ्लक्स हमारे पास दो प्रकार का होता है, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। यदि इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स कैसा डालेंगे, एसिडिक फ्लक्स। यदि इम्प्योरिटीज एसिडिक है तो फ्लक्स कैसा डालेंगे, बेसिक फ्लक्स। ओके, जैसे कि मेरे पास बेसिक इम्प्योरिटीज है CaO या FeO, कैल्शियम ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, ठीक है। मैं इसमें क्या करूंगा, एसिडिक फ्लक्स डालूंगा SiO2, सिलिका, क्या बनेगा, CaSiO3 FeSiO3। ये जो मेरे पास है ये मेरे पास क्या है, स्लैग, और ये कैसा कंपाउंड है, फ्यूजिबल। ओके, इसी प्रकार से मेरे पास बेसिक इम्प्योरिटी है सिलिका SiO2, तो मैं कैसा फ्लक्स डालूंगा, बेसिक फ्लक्स। कौन सा डाल दिया, CaCO3 या MgCO3। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक स्लैग की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्लैग एक कैसा कंपाउंड है, फ्यूजिबल कंपाउंड है, CO2 बाहर। ओके, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, ये कैल्शियम सिलिकेट, इस प्रकार से स्टेप करते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल। हमने मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम उस मेटल ऑक्साइड में से क्या निकालेंगे, हमारा फ्री मेटल, ठीक है। तो देखो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय द हीटिंग मेटल ऑक्साइड विद ए स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी।
डेफिनेशन पूछ लेते हैं व्हाट इज पायरोमेटलर्जी। तो हम क्या करेंगे कि भैया मेटल ऑक्साइड को एक स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करवाना, कौन सी प्रोसेस होती है, पायरोमेटलर्जी। ओके, हमने अब मेटल ऑक्साइड में से क्या बाहर निकालनी है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को जो बाहर निकालेगा वहां हम क्या, जो ऑक्सीजन को जो बाहर निकालेगा वो कौन निकालेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का क्या करते हैं, रिडक्शन। ओके, अब हमने ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे हमारा एलिंगम डायग्राम, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो भैया जो एलिंगम डायग्राम है ना, बच्चों को लगता है कि मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत आसान सा है, बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, समझते चलेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, एलिंगम डायग्राम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम इसको पढ़ते क्यों, क्या यूज है इसका। तो जो एलिंगम डायग्राम है ना, हमें वो ये बताता है कि जैसे हमने किसी मेटल का रिडक्शन करवाना है, ठीक है, तो उस मेटल का रिडक्शन करवाने के लिए हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ओके, एलिंगम डायग्राम हमें ये बताता है कि जब हम किसी मेटल का रिडक्शन करवाना है, जब हमने किसी मेटल का रिडक्शन करवाना है तो हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ओके, सिंपल सी बात है। अब देखो इससे पहले हम थोड़ी सी एक बार इसकी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप देखो क्या होता है, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, MO2। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला, ऑक्सीजन का उसके साथ ऐड हो जाएगा। और जो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होती हैं, मींस ऑक्सीजन के साथ जलेगा, जाके बर्न होगा, वो कौन सी रिएक्शंस होती है, सारी कंबसन रिएक्शंस। ओके, अब आप लोग ये बता दो, यदि कंबसन रिएक्शन है तो कंबसन रिएक्शन में मींस हीट बाहर निकलेगी, और यदि हीट बाहर निकलेगी तो डेल एच की वैल्यू क्या रहेगी उस रिएक्शन के लिए, नेगेटिव। पता होगा सभी बच्चों को। ठीक है, जिन रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है उनके लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव। और किस टाइप की होती है वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आप लोग देखो डेल एच की वैल्यू की भी बात करें, देखो पहले मेटल था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, MO2। मेटल क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, और जो ये प्रोडक्ट बनेगा ये भी क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, और O2 क्या होती है, गैस। तो आप लोग देखो एंट्रोपी चेंज क्या हुआ, डेल एच मतलब एंट्रोपी चेंज। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ आप लोगों ने प्लस वन क्लास में। ठीक है, एंट्रोपी चेंज क्या होगा इसके लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, जब भी रैंडमनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी पॉजिटिव, और जब भी रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी नेगेटिव। रैंडमनेस समझ रहे हो ना, डिसऑर्डर। सॉलिड का डिसऑर्डर सबसे कम होता है, लिक्विड का सबसे ज्यादा, और गैस का सबसे ज्यादा। तो गैस की एंट्रोपी क्या होती है, सबसे ज्यादा। अब देखो पहले यहाँ पे गैसियस मोल था, लेकिन इस तरफ कोई भी गैसियस मोल नहीं प्रोडक्ट में, तो रैंडमनेस क्या होगी, कम हो गई। इट मींस एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव, तो डेल एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। समझ गए। अब जो हमारे पास है गिब्स एनर्जी की जो इक्वेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स में, कौन सी बताओ, क्या थी, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये इक्वेशन होती है हमारे पास, सभी बच्चों को पता है। डेल जी का मतलब यहाँ पे गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल एच मतलब यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी, और टी मतलब हमारा टेम्परेचर, और डेल एच मतलब एंट्रोपी चेंज। ओके, जो हमारा एलिंगम डायग्राम होता है वो हम टेम्परेचर और डेल्टा जी नोट के बीच में ड्रा करते हैं। ठीक है, डेल्टा जी नोट एफ मतलब गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, जब कोई रिएक्शन की फॉर्मेशन हो उसके लिए। ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, नोट मतलब एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। टेम्परेचर किस मिलेंगे, केल्विन में, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे डेल्टा जी नोट। ओके, अब देखो आप लोग जो भी देखो हमने क्या करना है, अब हमने एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या करवाना है कि रिएक्शन अपने आप हो जाए, और यदि रिएक्शन अपने आप होगी तो वो हमारे लिए क्या है, वो सस्ती बात है। हमें तो सस्ते से सस्ता चाहिए ना, कि कम से कम खर्चा लगे। तो हमने ऐसी रिएक्शंस करवाने की जो अपने आप हो जाए, जो अपने आप हो जाएंगी ना उनमें हमारा खर्चा क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बात बताओ, जो रिएक्शंस अपने आप होती हैं उनको उनकी कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, डेल्टा जी हमें क्या बताता है, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताता है कि वो अपने आप होगी या नहीं। यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इट मींस वो रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस। याद आया। और यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपने रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, कि रिएक्शन भैया अपने आप हो जाए। ठीक है, हमारा खर्चा कम से कम लगे। तो हमें ये चाहिए कि भैया डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो आप लोग एक बात बताओ यहां से कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव किस प्रकार से आएगी। तो देखो
डेल एच यहाँ पे क्या हमारे पास पहले से नेगेटिव है, क्योंकि सारे के सारे रिएक्शन कैसे कॉम्बिनेशन है। डेल एच जी ये जो फैक्टर मेरे पास क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है भाई, फिर माइनस बाहर है, फिर चलो टेम्परेचर है, उसके बाद ये बताओ डेल एच फैक्टर क्या है यहाँ पे, डेल एच भी क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इट मींस एक फैक्टर नेगेटिव और एक फैक्टर क्या है, पॉजिटिव। समझ रहे हो ना भाई, डेल एच नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये अब यहां तक का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, और इस तरफ डेल एच क्या है, नेगेटिव है। समझ रहे हो। आप एक बात बताओ, अब यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कौन सा फैक्टर बढ़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू का फैक्टर बढ़ेगा ना। और यदि पॉजिटिव वैल्यू वाला फैक्टर बढ़ रहा है हमारे पास है, तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी, डेल जी की वैल्यू भी बढ़ेगी पॉजिटिव में। देखो जैसे मैं ये मान लेता हूं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ना मेरे पास डेल एच की वैल्यू है -20, ठीक है, और टी डेल एच की वैल्यू है स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने मान लिया 10, ठीक है। अब आप बताओ डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, -10। रिएक्शन कैसी, स्पॉन्टेनियस। अब मैंने ये कहा कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बताना ये वैल्यू भी बढ़ेगी ना, प्लस वाली। और यदि प्लस वाली वैल्यू बढ़ी तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कितना 15 होगी, अब उत्तर कितना आएगा, -5। पहले उत्तर कितना आया था हमारा, -10। तो आप लोग एक बात बताओ, जब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो वैल्यू नहीं बढ़ी डेल जी की पहली वैल्यू -10 फिर -5, तो ज्यादा वैल्यू कौन सी, -5 ही तो ज्यादा होता ना। नेगेटिव में जो कम वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, समझ रहे हो। इट मींस मैं यूं भी कह सकता हूं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल जी की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी। यहाँ पे मोर नेगेटिव है -10, यहाँ पे -5 लेस नेगेटिव है। समझे इस बात को। तो देखो डेल जी, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो डेल जी की वैल्यू लेस नेगेटिव। तो देखो जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो देखो डेल जी की वैल्यू लेस नेगेटिव तो जा रही है। देखो ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस है, 0 से स्टार्ट है, ऊपर फिर प्लस की वैल्यूज है, 0 -200 -400 -600 -800 -1000। और देखो जैसे जैसे हम यूं चल रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो देखो सारी लाइनें कैसी दिखाई दे रही है हमें, इंक्रीज तो हो रही है ना। ये एक लाइन है CO2 की जो क्या है, कांस्टेंट है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो डेल जी की वैल्यू भी क्या हुई, बढ़ी। इट मींस पॉजिटिव की तरफ बढ़ी ना, मींस लेस नेगेटिव हुई। भाई यहाँ पे -1000 -800 -600 जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो डेल जी की वैल्यू बड़ी तो होती जाएगी। -1000 छोटा है किससे, -600 से, माइनस का साइन ना, समझ रहे हो बात। तो एक बात इस बात याद रखना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल जी की वैल्यू भी बढ़ेगी, या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल जी की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी। ओके, समझ गए। और फिर एक बात और बता दो, डेल जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, इट मींस वो रिएक्शन उतनी ज्यादा क्या है, स्पॉन्टेनियस, उतनी ही ज्यादा टेक्स प्लेस होगी। ठीक है, ये बात समझ रहे हो सारे। एक बात बताओ, जैसे कि मेरे पास कोई 2 रिएक्शन है, ठीक है, किसी एक रिएक्शन के लिए मेरे पास जो डेल जी नोट की जो वैल्यू है वो है मेरे पास -40 किलोजूल पर मोल, ठीक है। कोई दूसरी रिएक्शन उसके लिए डेल जी नोट की वैल्यू मेरे पास -60 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ये कोई रिएक्शन ए है, ये कोई रिएक्शन बी है। तो आप लोग ये बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन ज्यादा आसानी से होगी, बी, क्योंकि उसके डेल जी नोट की वैल्यू क्या है, ज्यादा नेगेटिव। तो जिसके लिए डेल जी नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव वो रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस, ओके, मींस उतनी ज्यादा स्टेबल। तो अब देखो आप लोग, जैसे कि मैं बात करूं, यदि मैं Al2O3 की रिएक्शन कर रहा हूं क्रोमियम के साथ, ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, Cr2O3 + Al। अच्छा, यदि इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करवाऊं कैसे कि एल्यूमिनियम की करवाऊं Cr2O3 के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, Al2O3 + Cr। अब देखो इन दोनों में से एक रिएक्शन होगी, एक नहीं होगी। देखो किस प्रकार से, हमें ये जो इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, देखो ऊपर से जब नीचे आए तो डेल जी की वैल्यू क्या होती जा रही है हमारे पास, नेगेटिव में। और जिसकी डेल जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव वो रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस, मींस वो उतनी ज्यादा स्टेबल। तो देखो ये जो Al2O3 हमारे पास ये ज्यादा स्टेबल, ठीक है, इसे कम स्टेबल Cr2O3, उसे कम स्टेबल Mg, उसे कम स्टेबल CO2, उसे कम स्टेबल ये ठीक है। जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है डेल जी की वैल्यू नेगेटिव और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रिएक्शन की बढ़ती जा रही है। ओके, अब आप लोग बताओ मेरे को कि जो क्रोमियम है और Al2O3 है, Al2O3 की लाइन देखो कहां पे है और क्रोमियम की लाइन ये रही, ठीक है ना। क्रोमियम की लाइन ये Cr2O3 और Al2O3 की लाइन ये हमारे पास।
नीचे लाइन किसकी है, Al2O3 की, तो मींस Al2O3 क्या, Al2O3 का डायजी नोट की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव, जिसकी ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस उतनी ज्यादा वो स्टेबल। तो बताओ ये जो लाइन है, ये जो रिएक्शन हो गया हमारे पास है मोर स्टेबल। समझ गए? जब हमने क्रोमियम के साथ रिएक्शन करवाई तो किसकी फॉर्मेशन करवाई हमने, Cr2O3 प्लस Al। हम केवल देख रहे हैं कि होगी या नहीं, ठीक है। Cr2O3 बना, Cr2O3 की लाइन कहाँ, ऊपर, मींस Cr2O3 कैसा है, लेस स्टेबल इसके मुकाबले, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताओ, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कंपाउंड बना, ठीक है। दूसरी बात देखो, Cr2O3 की लाइन कहाँ है, ऊपर, Al2O3 से, तो ये क्या उसके मुकाबले में लेस स्टेबल। इस Al2O3 बना, ये क्या है, मोर स्टेबल। फिर आप एक बात बता दो, नेचर में प्रोसेस कौन सी होती है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल या मोर स्टेबल से लेस स्टेबल। सब कोई क्या चाहते हैं, लेस स्टेबिलिटी से हम क्या हो जाए, मोर स्टेबल, सब ज्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो पहली प्रोसेस है जो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हुई, ये टेक्स प्लेस ही नहीं होगी। कौन सी टेक्स प्लेस होगी, जो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। इट मींस यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, देखिए सारे बच्चे, कि जो Cr2O3 है ये जैसे हमारे पास और है, ठीक है। यहाँ से हमें क्रोमियम चाहिए, देखो क्रोमियम की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, एल्यूमिनियम के साथ करवाई। एल्यूमिनियम के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, तो बताओ बाहर कौन निकल गया, क्रोमियम। मुझे क्रोमियम मेटल मिल गया, मिला ना। इट मीन से सिंपल सी एक बात है, सारे बच्चे अब याद रखेंगे कि यदि हमारे पास कोई और है, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एलिंगम डायग्राम से। हमें ये पता लगता है, देखो एलिंगम डायग्राम को ना याद नहीं करना, बस थोड़ा सा देखना है, ठीक है, कि हाँ ये लाइन इसके ऊपर, ये लाइन, इसको मतलब रटना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा देखना कि कौन सी लाइन किसके ऊपर, कौन सी लाइन किसके नीचे। तो देखो जो लाइन जिस लाइन के नीचे होगी, ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे, जो लाइन जिस लाइन के नीचे होगी ना, उस लाइन का जो मेटल है ना, वो ऊपर वाली लाइन के मेटल का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। फिर बोलो, बस सारे बच्चे लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे कि भैया नीचे वाली लाइन का जो मेटल है वो ऊपर वाली लाइन के मेटल का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। देखो नीचे वाली लाइन का मेटल, नीचे वाली लाइन का मेटल, नीचे वाली लाइन का मेटल कौन, एल्यूमिनियम। ऊपर वाली लाइन कौन, Cr2O3। Cr2O3 वाली लाइन के मेटल का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। देखो जो Cr2O3 था यहाँ से रिडक्शन कर दिया इसने, किसका, क्रोमियम का। Cr2O3 ऑक्सीजन, बाहर क्या क्या मिल गया, क्रोमियम। ओके, सिंपल सी बात है, नीचे वाली लाइन का मेटल ऊपर वाली लाइन के मेटल का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। बस ये बात याद रखनी है। एलिगम डायग्राम हमें ये बताता है कि भैया जो लाइन नीचे होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, और ऊपर वाली लेस स्टेबल। तो नीचे वाली लाइन का जो मेटल होता है ऊपर वाली लाइन का क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। ओके, और हमें यहाँ से फिर ये पता लगे कि हमने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, ठीक है। अब जैसे मैं एक बात करूं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इस लाइन ने इस लाइन को यहाँ से क्रॉस कर दिया, ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर हमारा लगभग 1500 केल्विन होता है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट ए के ऊपर देखो 1500 केल्विन से पहले, ये 1500 केल्विन से पहले बताओ कौन सी लाइन नीचे है, MgO की लाइन नीचे है, ठीक है, और ऊपर कौन सी है, Al2O3। इट मीन से बताओ यदि 1500 केल्विन से पहले ज्यादा स्टेबल कौन, MgO, लेस स्टेबल कौन, Al2O3। तो बताओ कौन किसका रिडक्शन करेगा, नीचे वाली लाइन का मेटल ऊपर वाली लाइन का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। तो इट मीन से जो Mg है ना, Mg वो रिडक्शन करेगा किसका, Al2O3 का, ठीक है ना। Al2O3 में से एल्यूमिनियम का क्या कर देगा, रिडक्शन। तो देखो जो Al2O3 उसकी रिएक्शन भी Mg के साथ करवाएंगे, तो देखो Al का क्या हो गया, रिडक्शन। हमें मेटल मिल गया, अलग से रिडक्शन करवा दिया, मेटल मिल गया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन यहाँ पे, Mg। और ये किस में कर होगा, MgO में। क्यों, क्योंकि देखो Al2O3 क्या था हमारे पास, लेस स्टेबल। MgO जिसकी फॉर्मेशन हुई वो क्या, 1500 से पहले मोर स्टेबल। तो रिएक्शन अपने आप होगी, डेल्जी ज्यादा नेगेटिव आएगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगी। और यदि 1500 के बाद की बात करें तो देखो 1500 केल्विन के बाद Al2O3 नीचे, मींस Al2O3 ज्यादा स्टेबल हो गया और MgO लेस स्टेबल। तो अब कौन किसका रिडक्शन करेगा, नीचे वाली लाइन का मेटल ऊपर वाले का रिडक्शन करेगा। तो 1500 के बाद कौन है नीचे, Al2O3 है। तो अब एल्यूमिनियम रिडक्शन करेगा किसका, MgO का। देखो एल्यूमिनियम लेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम अब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, MgO के साथ रिडक्शन करवाए तो Mg बाहर, Al2O3 फॉर्मेशन। तो किसका रिडक्शन हो गया, मैग्नीशियम का Mg मेटल मिल गया। समझे, सिंपल सी बात है, नीचे वाली लाइन का मेटल ऊपर वाली लाइन के मेटल का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा।
बस हमें क्या मिल जाएगा, मेटल। ठीक है, एलिंगम डायग्राम हमें ये बताता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ थर्मली अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड होते हैं, प्लेटिनियम, गोल्ड, मरकरी और सिल्वर। ठीक है, पर्सन आता है कई बार पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन सा थर्मली अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो दो मेटल ऑक्साइड्स हैं इनकी जो वैल्यू पॉजिटिव, देखो यहाँ पे 0 और ऊपर की तरफ जा रही है, मींस पॉजिटिव है कुछ, समझ रहे हो। ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आप इनको ना थोड़ा सा गर्म करेंगे ना, HGO को थोड़ा सा गर्म करोगे तो किसमें टूट जाएगा, HGO को यदि आपने थोड़ा सा भी हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, Hg+ में O2, एयर को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इसी प्रकार से Ag2O भी क्या कर देगा, एयर को रिलीज कर देगा, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है। फिर हम वैसे भी तो पता है ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ऑक्साइड की फॉर्मेशन में रह ही नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा गर्म करेंगे तब की तब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनके लिए डेल जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ओके, एक रिएक्शन ये हमारे पास है, हटा दो ना इसको। ठीक है, ये आप लोग समझ गए कि 1500 से पहले ज्यादा स्टेबल कौन है, MgO, Al2O3 से, और 1500 के बाद ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, Al2O3। देखो ये जो रिएक्शन हुई हमारे पास CO2 इस प्रकार से होगी, C+ में O2 इट गिव्स CO2। ओके, कार्बन क्या हमारे पास, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या हमारे पास, गैस, CO2 भी क्या, गैस। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन के अंदर ना पहले भी एक गैसेस मोल था और बाद में भी एक ही गैसेस मोल। इट मींस जो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज आया वो क्या आया, 0 आया। एंट्रोपी चेंज क्या है, यहाँ पे 0 आया। तो जो जब एंट्रोपी चेंज यहाँ पे 0 आया तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर ये जो हमारा फैक्टर है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो डेल जी किसके बराबर हुआ, डेल एच के। इट मीन डेल जी टी के ऊपर तो डिपेंड किया ही नहीं, क्योंकि ये फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया, डेल एच 0 आते। तो डेल जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं किया, इसलिए ये लाइन हमारी क्या है, कांस्टेंट सी। ओके, ये हमारे पास एलिंगम डायग्राम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो एक बार वापस से देख लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, और लाइक तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात रह गई थी, आप लोगों ने देखा होगा एलिंगम डायग्राम में कि एकदम से ऐसे उठा हुआ, जैसे MgO के केस में, HgO के केस में एकदम से ग्राफ ऐसे उठा हुआ, तो ये क्या होता है, ये जो ग्राफ उठा हुआ ये हमें दर्शाता है फेज चेंज, कि जैसे कोई मेटल लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि मरकरी है, मरकरी लिक्विड होता है और फिर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और मरकरी का क्या आ गया, किसी टेम्परेचर के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, उसको शो कर रहा है। मेटल हमारे पास Mg, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और Mg का किसी टेम्परेचर के ऊपर क्या आ गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, तो उसको शो कर रहा है फेज चेंज को। ठीक है, और जब यदि ऐसा हो रहा है तो डेल जी की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, मींस ऊपर की तरफ जा रही है, लेस नेगेटिव हो रही है। ऐसा क्यों, देखो जैसे हमारे पास मेटल है, यदि लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो फिर आप लोग बताओ पहले एंट्रोपी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, नेगेटिव थी ना एंट्रोपी की वैल्यू, क्योंकि पहले गैस स्मॉल था। अब देखो अब लिक्विड हो गया तो अब एंट्रोपी इस तरफ और भी बढ़ गई, तो उस तरफ एंट्रोपी और भी ज्यादा कम होगी, और एंट्रोपी जितनी ज्यादा कम होगी, ये एंट्रोपी जितनी ज्यादा कम होगी तो ये वैल्यू उतनी ज्यादा पॉजिटिव में आएगी, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव में आएगी तो उस बात का मतलब क्या कि डेल जी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा पॉजिटिव में आएगी। ऊपर की तरफ समझ रहे हो भाई, डेल एस तो नेगेटिव है, ये फैक्टर जितना बड़ा आएगा डेल जी की वैल्यू उतनी ही तो कम नेगेटिव आएगी, इट मींस ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यदि हमारे पास फेज चेंज हो रहे हैं तो डेल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि डेल एस की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव, और जब फॉर्मूला इनपुट करेंगे तो उतनी ज्यादा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव, और फिर जो डेल जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस नेगेटिव। ओके, एक टर्म आएगी हमारे पास स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, तो देखो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ए मेटल बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद कार्बन। बस कि भैया किसी भी मेटल को यदि कार्बन के साथ हम उसका रिडक्शन करवाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम, स्मेल्टिंग। ओके, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाने की कॉल्ड स्मेल्टिंग। समझ गए इतना। ठीक है, सारे बच्चे इतना पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वापस से पढ़ लेंगे यदि समझ में नहीं आया तो। ठीक है, और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर।